हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतरा फिल्म देखने आई थी जहां पर उसकी मुलाकात सुनीता और उसकी बेटी से हुई थी, जो कि अंतरा को बहुत पहले अम्यूज़मेंट पार्क के बाहर मिले थे। इस बार सुनीता के हाथ में उसका दूसरा बच्चा भी था। सुनीता के साथ दो बच्चे होने की वजह से उसे थिएटर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। वो वहाँ से निकलने ही वाली थी कि लाइन में खड़ी एक लड़की, जो कि कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी, वो सुनीता की टिकट्स हासिल करने के लिए उसके साथ लड़ रही थी। सुनीता ने गुस्से से उस लड़की से कह दिया, देखो, यह टिकट्स मैंने खरीदी हैं, इसलिए मैं तय करूँगी कि मुझे यह किसे देनी है। इसके जवाब में उस लड़की ने सुनीता का मजाक उड़ाया। टाइम वेस्ट मत करो आंटी, अपनी टिकट मुझे दे दो, चाहिए तो फिल्म ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें स्टोरी बता दूंगी। सुनीता को ज़्यादा बहस करना नहीं आता था। उस लड़की की बात सुनकर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसे यह भी डर था कि अगर ज़्यादा शोर शराबा हुआ तो हाथ में पकड़ा उसका बेटा जाग जाएगा। हालांकि अगले ही सेकंड उस लड़की के हाथ से टिकट छीनकर सुनीता को वापस दे दिए गए। सुनीता ने देखा कि अंतरा उसे बचाने के लिए उसके आगे खड़ी हो गई थी और उस बदतमीज़ लड़की को घूर रही थी। उसके बाद अंतरा ने स्टाफ वाली लड़की की तरफ देखकर कहा, मैं इनके साथ हूँ, मतलब दो बच्चे और दो अडल्ट। अब तो आपको कोई रूल नहीं टूट रहा है ना। यह बोलकर अंतरा ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ अंदर चलने के लिए कहा। श्रेया ने अपनी माँ की तरफ देखा। सुनीता ने हाँ में अपना सर हिलाकर उसे परमिशन दी। उसके बाद ही श्रेया ने अंतरा का हाथ पकड़ा। अंतरा की मदद से सुनीता बहुत खुश हुई और उसने अंतरा से थैंक यू कहा। अंतरा उस कॉलेज वाली लड़की को घूरते हुए अंदर चली गई। यह सब देखकर स्टाफ वाली लड़की ने भी राहत की सांस ली। उसे भी सुनीता के लिए हमदर्दी थी, लेकिन उसे रूल्स फॉलो करने थे। अंदर अपनी सीट की तरफ जाते हुए सुनीता ने फिर से अंतरा से कहा, उस दिन भी तुमने हमारी मदद की थी और आज भी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंतरा ने मुस्कुराकर कहा, इसमें शुक्रिया कैसा, यह तो बहुत छोटी बात थी। मैं समझती हूँ कि एक माँ होना आसान नहीं है। यह सुनकर सुनीता भी मुस्कुराई। उसने पूछा, वैसे तुम्हारा प्रेगनेंसी पीरियड कैसा चल रहा है। इसके जवाब में अंतरा ने मुस्कुराते हुए बताया कि सब कुछ ठीक है। सुनीता ने हाँ में अपना सर हिलाया और आगे पूछा, तुम्हारे पति फिल्म देखने साथ नहीं आए। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, दरअसल हम लोग कल रात ही यह फिल्म देखने आने वाले थे, लेकिन टिकट्स ही नहीं मिली और आज उन्हें ऑफिस में काम था, इसलिए मैं अकेली ही चली आई। अंतरा के यह कहने तक वो लोग अपनी सीट के पास पहुंच गए थे। सुनीता ने बैठते हुए कहा, एक्चुअली सब पतियों का यही प्रॉब्लम है। मेरे पति ने भी मेरे लिए टिकट्स खरीदे, लेकिन अपने काम की वजह से खुद नहीं आ पाए। यह सुनकर श्रेया ने भी शिकायत की, मेरे पापा हमेशा बिजी रहते हैं, उनके पास मुझे गार्डन ले जाने का भी वक्त नहीं रहता। सुनीता ने श्रेया को समझाते हुए कहा, बेटा पापा को काम तो करना पड़ेगा ना। यह सुनते ही श्रेया ने दलील रखी, दिन में काम होता है, रात को तो पापा हमारे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना। इतना कहने के बाद श्रेया ने अंतरा से पूछा, दीदी क्या आपके हस्बैंड भी रोज काम पर जाते हैं। इस सवाल का अंतरा जवाब नहीं देना चाहती थी। मिस्टर शैडो अपने काम के बावजूद उसके साथ वक्त बिताता था, लेकिन यह बात वो अभी की सिचुएशन में नहीं बोल सकती थी, क्योंकि एक आदमी का अपने परिवार को वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो अपने बारे में बताती तो शायद सुनीता को दुख होता। हॉल की लाइट्स बंद हो गई। यह देखकर अंतरा ने तुरंत श्रेया से कहा, चलो अब फिल्म शुरू होने वाली है, हम बाद में बातें करेंगे। अंतरा को अब श्रेया के सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा। इस बात से उसे काफ़ी राहत मिली। फिल्म के क्रेडिट शुरू हुए। पूरी फिल्म के दौरान श्रेया या उसके छोटे भाई ने कोई आवाज़ नहीं की, जिस वजह से अंतरा और सुनीता दोनों सुकून से फिल्म देख पाए। फिल्म खत्म होने के बाद बाकी लोगों के साथ साथ अंतरा और सुनीता भी खड़े हुए और बच्चों के साथ धीरे धीरे एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने लगे।
तब तक एंट्रेंस के पास बाहर जा रहे लोगों में से एक आवाज़ आई, ओह शिट, मेरा फ़ोन गायब है। यह आवाज़ उसी कॉलेज वाली लड़की की थी जो सुनीता के साथ लड़ रही थी। वो तुरंत वापस अपनी सीट के पास गई और वहाँ अपना फ़ोन ढूंढने लगी। उसने अपनी सीट के नीचे और उसके आसपास वाले एरिया में सब जगह देख लिया। आखिर उसने अपने बॉयफ्रेंड रोहित से कहा, यहाँ तो नहीं है, मतलब किसी ने मेरा फ़ोन चोरी कर लिया है। यह सुनते ही रोहित भी चौंक गया। उसने कहा, ओह नो, तूने तो अभी कुछ दिन पहले ही नया फ़ोन लिया था। तान्या ने पैनिक होते हुए कहा, हाँ यार, घर पर पता चलेगा तो मेरी खैर नहीं। रोहित ने कहा, हाँ लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, इतने सारे लोग थे मूवी में, छोड़ो अब। यह सुनते ही तान्या चिढ़ गई, पागल हो गया है क्या? आईफोन का लेटेस्ट मॉडल था, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? फिल्म अभी अभी ख़त्म हुई है, सारे लोग थिएटर के बाहर नहीं निकले होंगे, मैं उस चोर को पकड़ कर रहूँगी। यह बोलकर तान्या तुरंत एग्जिट डोर के पास खड़े स्टाफ के पास गई और उसे मामला बताया। स्टाफ ने तुरंत अपने वॉकी टॉकी पर मैसेज भेज दिया। उसके तुरंत बाद थिएटर में फ़ोन की चोरी के बारे में अनाउंसमेंट हुई और सब लोगों को कोऑपरेट करने के लिए कहा गया। सब लोगों को एक जगह पर रोक दिया गया। सारे दर्शक काफ़ी कोऑपरेटिव थे। एक एक करके सब अपना अपना फ़ोन दिखा रहे थे। तान्या ने देखा कि किसी के पास भी आईफोन का नया मॉडल नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने सुनीता के पास पहुंचकर उसका फ़ोन देखा, वो चौंक गई। उसने सुनीता से कहा, यही है, इसी ने मेरा फ़ोन चुराया है। सुनीता ने जवाब में कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यह तो मेरा फ़ोन है। तान्या सुनीता की तरफ उंगली दिखाते हुए कहने लगी और चिल्लाने लगी, देखो सब लोग, यही चोर है। पूरे सिनेमा हॉल में सिर्फ इसी के पास आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है और ऊपर से कलर भी वही है जो मेरे फ़ोन का है। यह सुनकर सुनीता दंग रह गई। उसने दलील की कि यह फ़ोन अभी 2 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। तान्या ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तू झूठ बोल रही है। सबने देखा कि फिल्म शुरू होने से पहले हम दोनों का झगड़ा हुआ था, इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए तूने मेरा फ़ोन चुरा लिया। अच्छा, इसीलिए तू अपने दोनों बच्चों को साथ लाई है ताकि तू लोगों की चीज़ें चुराए और कोई तुझ पर शक ना करे। तान्या अब कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी। उसकी बात सुनकर सुनीता को भी गुस्सा आया। उसने भी कह दिया, देख लड़की, मुझे तो पता भी नहीं है कि आजकल मार्केट में आईफोन का कौन सा मॉडल आया हुआ है। मेरी अभी कुछ टाइम पहले ही डिलीवरी हुई है, जिस वजह से मैं काफ़ी वक्त से घर से बाहर भी नहीं निकली थी। जैसा कि मैंने बताया, मुझे मेरे हस्बैंड ने यह फ़ोन गिफ्ट किया है। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर तान्या हंस पड़ी और सुनीता का मजाक उड़ाया। देख आंटी, ज़्यादा बकवास ना कर। जब चोर पकड़ा जाता है तो वो ऐसे ही बहाने बनाता है। पूरे सिनेमा हॉल में सिर्फ तेरे पास ही आईफोन का यह वाला मॉडल क्यों निकला? और सबको यह बात पता है कि आजकल इस तरीके से मॉल वगैरह में बहुत चोरी होने लगी है, जहां औरतें बच्चों को अपनी ढाल बनाकर चोरियां करती हैं। अब समझ आया कि तू दो दो बच्चों को साथ लेकर क्यों घूमती है। यह सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तान्या ने सुनीता को चेतावनी दी, मुझे मेरा फ़ोन वापस दे, वरना मैं पुलिस बुलाकर तुझे तेरे बच्चों के साथ अरेस्ट करवा दूंगी। सुनीता ने गुस्से से दलील की, तुमने बिना अपना फ़ोन ढूंढे ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने तुम्हारा फ़ोन चुराया है। अपने बॉयफ्रेंड से कहकर अपने नंबर पर कॉल करवाओ और देखो कि मेरे फ़ोन की घंटी बजती है या नहीं। तान्या ने सुनीता का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? यह बात मुझे पता नहीं होगी कि तू प्रोफेशनल चोर है। तुम लोग चोरी करके सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करते हो, इसलिए मेरे नंबर पर कॉल लगने का कोई चांस ही नहीं है। तान्या जब यह बोल रही थी तब तक उसका बॉयफ्रेंड रोहित आया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सुनीता से रूखेपन से कहा, देखो, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चुपचाप फ़ोन वापस दे दो। यह सुनकर सुनीता ने कह दिया, यह मेरा फ़ोन है, मैं किसी को नहीं दूंगी। रोहित ने सुनीता की आंखों में घूरते हुए कहा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, बिना एक भी शब्द बोले फ़ोन वापस दो। सुनीता ने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हें किसी से इस तरह
सुनीता अपनी बात पूरी करे उसके पहले रोहित उसके हाथों से फ़ोन छीनने लगा। सुनीता के हाथ में उसका बेटा था। रोहित के जोर की वजह से सुनीता का बैलेंस बिगड़ रहा था और वो ज़मीन पर गिरने वाली थी। यह देखकर श्रेया बहुत डर गई और रोते हुए अंतरा के पास जाकर कहने लगी, दीदी प्लीज़ मम्मी को बचाओ, प्लीज़ दीदी। अंतरा भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो तुरंत सुनीता के पास गई और कहा, जल्दी से बेबी मुझे दे दीजिए। यह देखकर सुनीता ने तुरंत अपना बच्चा अंतरा के हाथ में दे दिया। इसी के साथ रोहित ने धक्का देकर सुनीता को नीचे गिरा दिया। सुनीता का सर टेबल की धार से टकरा गया था। वहाँ पर मौजूद सब लोग यह नज़ारा देखकर दंग रह गए और वहाँ चीख पुकार हो गई। उनमें से कुछ औरतें तुरंत आगे आईं और सुनीता को संभाला और कुछ लोगों ने आकर रोहित को पकड़ लिया और उसे सुनीता से दूर ले गए। यह सब देखकर श्रेया डर के मारे रोने लगी। अंतरा ने उसे शांत कराते हुए कहा, बेटा रो मत, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भाई को अपने पास रख पाओगी। श्रेया ने अपना सर हाँ में हिलाया। अंतरा ने धीरे से बच्चे को श्रेया के हाथों में थमाया और कहा, अब सुनो, आगे जो काउंटर है ना, वहाँ कोई अंकल या आंटी बैठे होंगे, वहाँ पर जाकर वेट करो, मैं तुम्हारी मम्मी को लेकर आती हूँ। श्रेया ने हामी भरी और धीरे धीरे अपने भाई को लेकर वहाँ से चली गई। अब अंतरा को किसी बात की फिक्र नहीं थी। इस तरफ रोहित को तो लोगों ने पकड़ रखा था, लेकिन तान्या खुली घूम रही थी। सुनीता अभी भी ज़मीन पर थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। तान्या सुनीता का फ़ोन छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुनीता अपनी पूरी ताकत लगाकर फ़ोन पकड़े हुए थी। तान्या ने सुनीता के हाथ से फ़ोन छुड़ाने के लिए उसे लात मारना शुरू किया। यह देखकर आसपास खड़े लोग दंग रह गए, लेकिन कोई भी सुनीता को बचाने के लिए आगे नहीं आया। जिस औरत की हाल ही में डिलीवरी हुई हो, वो इतनी लात कैसे सह सकती थी। तुरंत ही सुनीता का चेहरा फीका पड़ गया। अब उसमें लड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। तान्या ने फिर से सुनीता को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन तब तक अंतरा ने तान्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके गाल पर कसकर एक थप्पड़ मार दिया। तान्या को इतनी ज़ोर से थप्पड़ पड़ा था कि वो 4 कदम पीछे जाकर ज़मीन पर गिर गई। यह देखकर सब लोग चौंक गए। तान्या दंग रह गई। साली तूने मुझ पर हाथ उठाया। अंतरा सुनीता के पास गई और पूछा, आप ठीक तो हैं? दर्द की वजह से थोड़ी देर तक सुनीता कोई जवाब नहीं दे पाई। वो बस अपने बच्चों के बारे में बड़बड़ा रही थी। अंतरा ने उसे भरोसा दिया, आपके बच्चे बिल्कुल सेफ़ हैं। मैंने श्रेया के साथ आपके बेटे को भी आगे इंक्वायरी काउंटर पर भेज दिया है। आप यह बताइए कि आप खड़ी हो सकती हैं या नहीं। आप यह बताइए कि आप खड़ी हो सकती हैं या नहीं। अंतरा की बात सुनकर सुनीता ने राहत की सांस ली और धीरे से कहा, अगर बच्चे ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। हालांकि अंतरा देख रही थी कि सुनीता के सिर से खून बह रहा था। अंतरा ने कहा, आप ठीक नहीं हो, आपके सर से खून बह रहा है, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। सुनीता ने मना कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। यह सुनकर अंतरा ने कहा, फिर आप अपने हस्बैंड का नंबर दीजिए, मैं उन्हें कॉल करके आपको यहाँ से पिक करने बोल देती हूँ। यह बोलते हुए अंतरा ने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन उसके लिए भी सुनीता ने मना कर दिया। उन्हें कॉल मत करो, वो बिज़ी होंगे, मैं ठीक हूँ। सुनीता की बात सुनकर अंतरा थोड़ी चिढ़ गई, लेकिन ऐसा भी वो क्या काम कर रहे हैं जो आपको चोट लगने पर भी नहीं आ सकते। अगर वह नहीं आ सकते तो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। यह सब हो रहा था, तब तक थिएटर का मैनेजर भी वहां आ गया। उसने देखा कि एक औरत ज़मीन पर बैठी हुई थी, उसे चोट लगी थी। अपने स्टाफ से पूरा मामला समझने के बाद मैनेजर थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि औरतों के मामले हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि वो उसका काम था। वो आगे आया और सबसे पहले तान्या के पास गया। तान्या ने सुनीता और अंतरा की तरफ इशारा करते हुए शिकायत की, वो दोनों बच्चों की आड़ में चोरी करते हैं। मेरा फ़ोन 90,000 का है। मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है और जब मैंने उनसे जवाब मांगा तो उसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं छोटी हूँ, इस बात का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैनेजर ने तान्या की पूरी बात सुनी
और फिर कहा, ठीक है, पहले आप शांत हो जाइए और बताइए कि क्या आप श्योर हैं कि उन्होंने ही आपका फ़ोन चुराया है? इसके जवाब में तान्या ने कहा, बेशक, नया आईफोन अभी तो लॉन्च हुआ है, बहुत कम लोग यह फ़ोन खरीद सकते हैं। पूरे थिएटर में सिर्फ इसी औरत के पास वो फ़ोन मिला है, ऊपर से कलर भी सेम है। अगर उसने फ़ोन नहीं चुराया तो फिर किसने चुराया होगा? यह सुनने के बाद मैनेजर सुनीता और अंतरा के पास गया और विनती करते हुए कहा, मैम, वो मैडम कह रही हैं कि आपने उनका फ़ोन चुराया है। क्या आप प्लीज़ एक बार मुझे अपना फ़ोन दिखा सकती हैं? सुनीता ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपना नया फ़ोन मैनेजर के हाथ में रखा। मैनेजर ने आईफोन का बटन दबाया और इसके साथ ही स्क्रीन ऑन हुई, लेकिन फ़ोन लॉक था। उसने तान्या को फ़ोन देते हुए कहा, मैडम, ज़रा आपके फ़ोन को अनलॉक करके दीजिए। दरअसल जब स्क्रीन ऑन हुई तभी मैनेजर को सच्चाई पता चल गई थी, क्योंकि वॉलपेपर में सुनीता का उसके दोनों बच्चों के साथ फ़ोटो था। इससे साफ पता चल रहा था कि यह फ़ोन सुनीता का था। वॉलपेपर देखकर तान्या भी हैरान रह गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो पिन तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन यह फ़ोन मेरा ही है। इसने जानबूझकर अपना वॉलपेपर लगा दिया है ताकि किसी को शक ना हो। यह सुनकर मैनेजर ने कहा, ओह, आप पिन नंबर भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आईफोन तो फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक होते हैं ना, आप अपनी उंगली से अनलॉक कर दीजिए। यह सुनकर तान्या घबरा गई। उसे समझ आ गया था कि उसने मुंह की खाई है, लेकिन फिर भी वो फ़ोन को अनलॉक ना करने के लिए बहाने बनाती रही। तान्या के बहाने सुनकर सुनीता ने धीरे से कहा, मैंने बताया था ना, यह फ़ोन मुझे मेरे पति ने गिफ्ट किया था और मैं इसे अपनी फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकती हूँ। यह सुनकर मैनेजर ने सुनीता को फ़ोन लौटाया। सुनीता ने अपने अंगूठे को सेंसर पर रखा और तुरंत ही एक आवाज़ के साथ फ़ोन अनलॉक हो गया। इसी के साथ सच्चाई भी साबित हो गई। रोहित, जिसे लोगों ने पकड़ रखा था, उसने अपना हाथ झटक कर खुद को छुड़ाया। अपने कपड़े ठीक करके वो आगे आया और तान्या का हाथ पकड़कर कहा, चलो अब यहाँ से। इसके साथ ही एक आवाज़ गूंज उठी, रुको। यह सुनकर रोहित और तान्या के कदम रुक गए। वो आवाज़ अंतरा की थी। उसने आगे आकर कहा, एक तो तुम लोगों ने बेवजह किसी की बदनामी की और ऊपर से माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो। यही संस्कार मिले हैं तुम दोनों को? यह सुनते ही रोहित ने अपने दांत पीसते हुए कहा, देख आंटी, मेरे से पंगा ना ले। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे एक कॉल करते ही सब के सब यहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए अपना मुंह बंद रख। अंतरा मुस्कुराई और उसने पूछा, अच्छा, कौन से कॉलेज में हो? रोहित ने बताया, एनके मेमोरियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। क्यों, कॉलेज का नाम जानकर क्या कर लोगी? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, कुछ नहीं करूँगी, तू बुला अपने दोस्तों को, मैं कहीं नहीं जा रही। जब तक वो आएंगे नहीं तब तक यहीं इंतज़ार करूँगी। अंतरा के यह कहते ही तुरंत सुनीता ने उसे रोकते हुए कहा, छोड़ो अंतरा, यह तो बच्चे हैं, उनके साथ उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम भूलो मत कि तुम प्रेग्नेंट हो। अंतरा ने इशारे से सुनीता को समझाया कि उसे कुछ नहीं होगा। रोहित ने अंतरा को उंगली दिखाते हुए कहा, तू ऐसा मत समझ कि मैं सिर्फ धमकी दे रहा हूँ, मैं सच में करके दिखाऊंगा। अंतरा ने भी कह दिया, हाँ तो मैं कह रही हूँ ना, तुम अपने दोस्तों को बुला लो, मैं भी किसी को बुला रही हूँ। इस उम्र में बच्चे बहुत जल्द आवेग में आ जाते हैं। जब रोहित ने देखा कि अंतरा हार मानने को तैयार नहीं है तो उसे और जोश आ गया। उसने अंतरा का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, तू अपनी सहेलियों को बुला ले, तेरी टांगे तोड़ने के बाद मेरे दोस्तों का भी दिल बहल जाएगा। यह सब बातें सुनकर थिएटर के मैनेजर ने बीच में पड़कर झगड़ा शांत करने की कोशिश की। एक मिनट, एक मिनट, अगर मामला बातों से सुलझाया जा सकता है तो आप लोग बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? इतना कहने के बाद मैनेजर ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, देखा जाए तो आप लोगों ने इन मैडम पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें इतने सारे लोगों के बीच बदनाम किया है, इसलिए आप लोगों को इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यह कहने के बाद मैनेजर ने सुनीता और अंतरा की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, आप लोग भी बड़ा दिल रखकर इन्हें माफ़ कर दीजिए। इस उम्र में बच्चों से गलती हो जाती है, इसमें दूसरे लोगों को बुलाकर मामला बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतरा ने मैनेजर से कहा, आप फिक्र मत कीजिए,
हम आपके थिएटर में तोड़ फोड़ नहीं करने वाले, मैं तो सिर्फ एक इंसान को बुला रही हूँ। यह सुनकर रोहित ने हंसते हुए कहा, सिर्फ एक ही इंसान? आंटी, तेरा पति अकेला हम लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके जवाब में अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो मिस रश्मि शर्मा को बुला रही हूँ, तुम्हारी कॉलेज की प्रिंसिपल। यह बोलने के बाद अंतरा ने सीधा कॉल डायल कर दिया था। यह देखकर रोहित को बोलती ही बंद हो गई। तान्या भी घबरा गई। सामने से कॉल पिक होते ही अंतरा ने कहा, हेलो, नमस्ते मैम, मैं अंतरा बंसल बात कर रही हूँ। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मैटर थोड़ा सीरियस था, इसलिए आपको कॉल करना पड़ा। दरअसल मैं अभी बांद्रा के डायमंड थिएटर में हूँ। यहाँ आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो किसी के साथ लड़ाई करने वाले हैं। जी जी, मैं यही हूँ, आप आ जाइए। इतना बोलकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिया। यह सब देखकर रोहित और तान्या के माथे पर पसीना आ गया। तान्या ने अंतरा से पूछा, तुम्हारे पास मिस रश्मि का नंबर कहाँ से आया और तुम उन्हें कैसे जानती हो? इसके जवाब में अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन्हें पिछले 20 साल से जानती हूँ। एनके मेमोरियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का रूल है ना कि अगर उनका कोई स्टूडेंट किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, और अगर मामला ज़्यादा ही सीरियस हुआ तो उसे रस्टिकेट भी कर दिया जाएगा, है ना? रोहित ने अपने दांत पीसते हुए पूछा, तुम कौन हो? जवाब में अंतरा ने बताया, बस एक आम इंसान, और इत्तेफाक से मैं भी एनके मेमोरियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ। इस हिसाब से मैं तुम लोगों की सीनियर भी हूँ। यह सब सुनकर रोहित और तान्या की बोलती ही बंद हो गई थी। जब अंतरा पढ़ती थी तब एनके मेमोरियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की शुरुआत हुई थी, इसलिए उसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन इतने सालों बाद वह मुंबई के नामी इंस्टीट्यूशंस में से एक था। रोहित और तान्या जानते थे कि उन लोगों के माँ बाप ने बहुत पैसे खर्च करके उन्हें वहाँ एडमिशन दिलाया था। अगर यह बात उनके घर पहुँची तो उनके अफेयर्स के बारे में भी उनके माँ बाप को पता चल जाएगा, और अगर दोनों को कॉलेज से रस्टिकेट किया गया फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आखिर तान्या ने हार मानी और अपना सर झुकाते हुए कहा, ठीक है, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, और मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। अब तो ठीक है ना, चलो रोहित। यह कहकर तान्या वहाँ से निकल रही थी कि अंतरा ने कड़ी आवाज़ में कहा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तान्या ने बेचैन होकर कहा, अब क्या है, माफ़ी मांग ली ना, अब तुम्हें क्या चाहिए? देखो, तुम सीनियर हो, इसका यह मतलब नहीं कि तुम हम पर हुक्म चलाओगी। तो हमने किसी को बुलाया भी नहीं है, तो लड़ाई होने का तो सवाल भी नहीं है। अब रश्मि मैम भी हमें पनिश नहीं कर सकती। इसके जवाब में अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, रश्मि मैम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस ज़रूर कर सकती है। इतना कहकर अंतरा थिएटर के मैनेजर की तरफ मुड़ी और कहा, इस लड़के ने मेरी बहन को धक्का दिया था, जिस वजह से उनके सर से खून निकल रहा है। उसके बाद इस लड़की ने उन्हें लातें मारी हैं। मेरी बहन की अभी हाल ही में डिलीवरी हुई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर प्रॉपर चेकअप करवाना पड़ेगा। आपके थिएटर में यह हादसा हुआ है, इसलिए आपको पुलिस बुलानी पड़ेगी। यह सुनकर मैनेजर घबरा गया। वो यह हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसके थिएटर में पुलिस आए, इसलिए उसने अंतरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंतरा ने साफ साफ कह दिया, अगर आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो मैं अभी के अभी इस मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, फिर आप अपने मैनेजमेंट को जवाब देते रहना। यह सुनते ही मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया। जाहिर सी बात थी कि वो अपने थिएटर का नाम खराब नहीं होने दे सकता था। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी, इसलिए रोहित और तान्या चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं सकते थे। मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उन दोनों के आसपास खड़ा कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस आ पहुंची। अंतरा ने कॉल करके एम्बुलेंस भी बुलवा ली थी। एक तरफ एम्बुलेंस में सुनीता को ले जाया गया तो दूसरी तरफ रोहित और तान्या को पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। पुलिस ने सबूत के तौर पर थिएटर का सीसीटीवी फुटेज भी ले लिया। हॉस्पिटल पहुंचकर तुरंत ही सुनीता को एग्जामिनेशन रूम में ले जाया गया। अंतरा श्रेया और उसके भाई के साथ बाहर इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है, चोट ज़्यादा गहरी नहीं है और उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी ठीक हैं। यह सुनकर अंतरा ने राहत की सांस ली और डॉक्टर को थैंक यू कहा। तब तक लिफ्ट खुली और उसमें से पुलिस की वर्दी में एक आदमी भागता हुआ बाहर आया। वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था
वो भागता हुआ अंतरा और श्रेया के पास खड़े डॉक्टर के पास आया और उनका हाथ पकड़कर उनसे पूछा, डॉक्टर क्या सुनीता ठीक है? डॉक्टर ने जवाब में कहा, जी उन्हें कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर के यह कहते ही श्रेया आकर पापा कहते हुए उससे लिपट गई। सुनीता एक पुलिस वाले की पत्नी है, यह जानकर अंतरा चौंक गई। श्रेया ने रोते हुए कहा, पापा मम्मा को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, आप उन लोगों को पकड़कर पनिश करना। श्रेया के पिता आशीष ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा ज़रूर, और अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पापा आ गए हैं ना। श्रेया अपने पापा के कंधे पर सर रखकर रोती रही। इसके साथ ही श्रेया का छोटा भाई भी रोने लगा, जिसे अंतरा ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। अंतरा ने तुरंत उसे गले लगाया और आगे पीछे चलकर बच्चे को शांत करने की कोशिश करने लगी। बच्चा तुरंत चुप हो गया। यह देखकर आशीष ने श्रेया को अपने से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर अंतरा के पास आकर बोला, आज थिएटर में जो हुआ वो मुझे पता चला, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं सुनीता और मेरे बच्चों का क्या होता। उन लोगों की जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। यह सुनकर श्रेया भी कहने लगी, पापा दीदी बहुत अच्छी हैं, उस दिन भी उन्होंने मुझे प्रिंसेस की कार में बिठाया था और आज भी दीदी ने ही मम्मी की मदद की। अंतरा मुस्कुराई और बच्चे को उसके पापा के हाथों में दिया। आशीष ने अपने बेटे को हाथ में लेते हुए कहा, पता नहीं कितने दिनों बाद मैंने इस बदमाश को जागते देखा है। यह सुनते ही श्रेया ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर आप घर जल्दी क्यों नहीं आते? आप इतना लेट आते हो कि जियान सो जाता है। आशीष श्रेया की बातों से शर्मिंदा हो गया। अंतरा ने श्रेया को समझाते हुए कहा, बेटा वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा को रोज़ बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी होती है। श्रेया ने अपनी दलील रखी, तो फिर मम्मा मेरी और जियान की हेल्प कौन करेगा? यह सुनकर अंतरा की भी बोलती बंद हो गई। तब तक जियान फिर से रोने लगा। जब तक वो अंतरा के हाथों में था तब तक वो शांत था, लेकिन जैसे ही आशीष ने उसे अपने हाथों में लिया वो फिर से रोने लगा। आशीष ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। अंतरा ने कहा, लाइए मुझे दे दीजिए और आप जाकर सुनीता से मिल लीजिए। इसके जवाब में आशीष ने कहा, थैंक यू, लेकिन मैं सुनीता से मिलने नहीं जाऊंगा। यह सुनकर अंतरा हैरान रह गई। उसने पूछा, आपको अपनी घायल बीवी से नहीं मिलना? लेकिन क्यों? आशीष ने कहा, आप गलत मत समझना, मैं भी सुनीता से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता। इतना कहने के बाद आशीष ने आसपास देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसके बाद उसने धीमी आवाज़ में अंतरा को बताया, ऐसा कभी हो सकता है कि एक आदमी अपने बीवी बच्चों के पास ना रहना चाहता हो, लेकिन हाल ही में मुझे एक बहुत बड़े क्रिमिनल केस पर लगाया गया है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं मुझसे बदला लेने के लिए वो लोग मेरे परिवार को कुछ कर ना दें। यह सुनकर अंतरा को बहुत दुख हुआ। आशीष ने आगे कहा, मुझे पता है कि मेरी वजह से सुनीता और बच्चों को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन मैं अपनी वर्दी की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता और मेरे परिवार की रक्षा करना भी मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए मैं जितना हो सके उतना कम घर जाता हूँ ताकि मेरा परिवार सेफ रहे। सुनीता को मेरे साथ शादी करके सिर्फ दुख मिले हैं। यह बोलते हुए आशीष की आंखें लाल हो गई और आवाज़ में घुटन होने लगी। हालांकि एक पुलिस वाला ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। उसने तुरंत अपनी आंखें पोंछ ली और अंतरा से कहा, अब मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन सुनीता ठीक है, यह जानकर मुझे बहुत राहत मिली। आपने मेरे परिवार की जान बचाई है, इसलिए आपको भी मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो यह मैं नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं चलता हूँ। आपको ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताना। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई, थैंक यू, और आप फिक्र मत कीजिए, मैं श्रेया और जियान का ख्याल रखूँगी। आशीष ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से निकल ही रहा था। तब श्रेया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा आप मम्मा से नहीं मिलोगे? आशीष ने श्रेया को चूमते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं बाद में आकर मम्मा से मिल लूँगा, फ़िलहाल तुम दीदी के साथ रहो। श्रेया ने हामी भरी। उसके बाद आशीष वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद अंतरा जियान और श्रेया को सुनीता के वार्ड में लेकर गई। जियान सो चुका था। अंतरा ने उसे सुनीता के बेड पर उसके पास रख दिया। सुनीता ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में कहा,
वैसे तो कोई अनजाना आदमी इसे हाथ में उठाए यह इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यह शैतान तुम्हारे हाथों में सो भी गया। यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद वो इसलिए क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। सुनीता ने आगे कहा, तुम वाकई में एक काबिल माँ बनोगी। अंतरा कोई जवाब दे उसके पहले उसका फ़ोन बज उठा। अंतरा को डर लगा कि कहीं जियान जाग न जाए, इसलिए वो अपना फ़ोन लेकर वार्ड के बाहर निकल गई। अंतरा के फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, आज तुमने उस लड़की को जो तमाचा मारा वो वाकई लाजवाब था। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी। मिस्टर शैडो ने आगे कहा, सीनियर स्टूडेंट ने जूनियर स्टूडेंट को अच्छा सबक सिखाया। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, बस बस अब मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर शैडो ने सीरियस होकर पूछा, पर तुम तो ठीक हो ना? मिस्टर शैडो की आवाज़ में अंतरा को उसके लिए फिक्र साफ पता चल रही थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो को भरोसा दिया, मैं ठीक हूँ और बेबी भी ठीक है। पर आप मुझे पहले यह बताओ कि आपने अपने घर पर बताया कि हम शादी पोस्टपोन कर रहे हैं? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने हामी भरी। अंतरा ने पूछा, दादी नाराज़ हुई होंगी है ना? मिस्टर शैडो ने बताया, हाँ थोड़ी सी, लेकिन वो तुम्हारे हालात समझती हैं। पहले तुम्हारी माँ को इंसाफ दिलाना ज़रूरी है। दादी ने कहा है कि अब उसकी तबीयत भी ठीक रहती है, इसलिए हमें शादी की जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने आह भरी और कहा, जल्दी से दादी को मिलकर इस बात के लिए थैंक यू कहना पड़ेगा। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, दादी को थैंक यू नहीं चाहिए, उन्हें एक पड़पोता चाहिए। उसके लिए दादी रोज़ अलग से 4 घंटे पूजा कर रही हैं, इसलिए आज जो तुमने किया वैसा आगे कभी भी मत करना। अगर ऐसे कोई हालात खड़े हो जाते हैं तो मुझे कॉल कर देना, मैं सब संभाल लूँगा। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके जैसे बिग बॉस को कोई काम कैसे सौंप सकती हूँ? मिस्टर शैडो ने जवाब दिया, इस दुनिया में तुम इकलौती हो जो मुझे ऑर्डर दे सकती हो। और अब फ़ोन पर ही सारी बातें करोगी या नीचे भी आओगी? यह सुनते ही अंतरा ने कहा, लेकिन अंतरा अपनी बात पूरी करे उसके पहले मिस्टर शैडो ने कह दिया, फिक्र मत करो, मैं किसी को उस औरत और उसके बच्चों का ख्याल रखने के लिए भेज दूंगा। यह सुनकर अंतरा ने हामी भरी और फ़ोन काट दिया। उसके बाद वार्ड में जाकर सुनीता से मिली और फिर निकल गई। अंतरा जब हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसे सामने ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ में बैच खड़ी दिखी। अंतरा ने जाकर आगे वाली पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठते हुए पूछा, आप बहुत देर से यहाँ इंतज़ार कर रहे थे ना? मिस्टर शैडो ने अपना सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? क्या खाना है यह बताओ। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, कुछ तीखा खाने का मन है, लेकिन बाहर का नहीं, घर पर ही कुछ खा लूँगी। मिस्टर शैडो ने कहा, ठीक है, आज तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। यह सुनकर अंतरा ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद उसे याद आया कि आज जब वो फिल्म देखने के लिए निकली थी तब उसके होटल रूम में तन्वी और विक्रांत थे। उसने तुरंत मिस्टर शैडो से पूछा, लेकिन तन्वी और विक्रांत अभी भी वहाँ हैं या निकल गए? मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो दोनों बहुत पहले ही निकल गए थे। विक्रांत ने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे कॉल किया था। वो मजाक में बोल रहा था कि वो गेस्ट रूम के लिए नया बेड खरीद कर देगा। यह सुनकर अंतरा शर्मिंदा हो गई। वैसे तो वो समझ गई थी कि उन दोनों के बीच बंद कमरे में क्या हुआ होगा। मिस्टर शैडो ने आगे कहा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? उन दोनों के बीच यह पहली बार थोड़ी हुआ है, और वैसे भी उन दोनों का मामला काफ़ी लंबा चला। अब रिजल्ट तो आना ही था और लगता नहीं है, लेकिन विक्रांत ने भी अपनी ज़िंदगी में मेरी तरह बहुत कुछ झेला है, इसलिए उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आना बहुत ज़रूरी था। यह सुनकर अचानक अंतरा को कोई ख्याल आया और उसने पूछा, क्या विक्रांत भी तन्वी को बहुत लंबे वक्त से पसंद करता था? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने बताया, वो भी तन्वी को तब से पसंद करता है जब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बचपन के प्यार को भूलना बहुत मुश्किल होता है। इंसान के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो तुम पूरी ताकत लगाकर किस्मत से लड़ो, या तो हार मानकर किसी और से शादी कर लो जिससे तुम प्यार नहीं करते। मैंने और विक्रांत ने पहला वाला ऑप्शन चुना। यह सुनकर अंतरा ने मजाक में कहा, चोर चोर मौसेरे भाई। मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा,
बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। खैर, आज फिर से महेश दीक्षित होटल सहारा आया था। यह सुनकर अंतरा ने अपना सर पीट लिया। मिस्टर शैडो ने आगे कहा, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं होगा कि कमरे का दरवाज़ा खुलते ही उसे तन्वी दिखेगी। तन्वी ने महेश की इज्जत दो कौड़ी की कर दी। अंतरा को आगे की बात सुनने में इंटरेस्ट था। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? मिस्टर शैडो ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। तन्वी उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने महेश का नाम लेकर बदमाश, कमीना, हलकट, पता नहीं क्या क्या गालियां दी। अपनी इज्जत बचाने के लिए महेश के पास वहां से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी। उसके बाद कुछ याद आते ही उसने पूछा, वैसे लता और गायत्री की क्या खबर है? मिस्टर शैडो ने कहा, गायत्री आजकल एक आदमी का बिस्तर गर्म करके उसका दिल जीतना चाहती है। उस आदमी के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। औरतों को लेकर उसके अजीब अजीब शौक हैं। यह सुनने के बाद अंतरा ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी एक सिग्नल पर आकर रुकी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, क्या तुम अपने मामा की खातिर गायत्री को उस आदमी के चंगुल से बचाना चाहती हो? यह सुनते ही अंतरा ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि गायत्री जिंदा रहे। वो कैसी है, किस हाल में है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने उसे गुड गर्ल कहा। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप मुझे यह मत कहना कि मैं बहुत बेरहम हूँ। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, अभी तुम बेरहम बनने से बहुत दूर हो। यह बोलकर मिस्टर शैडो अंतरा को यह बताना चाह रहा था कि जब एक माँ अपने बच्चे को आग में जलाकर मारने की कोशिश करती है, उसे बेरहम कहते हैं। जब एक भाई अपने भाई को बेडरूम में बंद कर देता है और उसे जान से मारने की साजिश में शामिल होता है, उसे बेरहम कहते हैं। जब एक बूढ़ा आदमी अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए और अपने पोते की बीमारी को राज रखने के लिए एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसे बेरहम कहते हैं। आहूजा परिवार से बेरहम और कौन हो सकता है? आहूजा परिवार ने मिस्टर शैडो को नरक में धकेल दिया था। इसलिए मिस्टर शैडो की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, आहूजा खानदान को पूरी तरह बर्बाद करना। उसने तय कर लिया था कि वो रुद्र और मधु आहूजा का जीना हराम कर देगा। लेकिन अब मिस्टर शैडो ने खुद के और अंतरा के लिए अपना बदला यही ख़त्म करने का फैसला कर लिया था। मिस्टर शैडो अंतरा को हॉस्पिटल से लेकर सीधा होटल सहारा आ गया था। रूम नंबर 607 में पहुंचकर अंतरा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अभी मैं गार्डन और आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हूँ। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने जवाब दिया, ओके, कब से शुरू करना है? कल से? अंतरा ने कहा, हाँ, डिलीवरी की ड्यू डेट अभी 3 महीने दूर है और डिलीवरी के बाद भी मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। इस दौरान मैं डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हूँ, माँ के डिज़ाइन स्टडी करना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि माँ को यह सब डिज़ाइंस बनाते वक्त कैसी फीलिंग आती होगी। और ख़ासकर मैं डिज़ाइनिंग इसलिए सीखना चाहती हूँ ताकि माँ की तरफ से महेश दीक्षित से बदला ले सकूँ। अंतरा की बात सुनने के बाद मिस्टर शैडो ने कहा, तो आज आराम कर लो, कल मेरे साथ ऑफिस आना। हमारी कंपनी का डिज़ाइनर काफ़ी टैलेंटेड है, वो तुम्हें सिखाएगा। यह सुनकर अंतरा काफ़ी एक्साइटेड हो गई, पर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, लेकिन मैंने तो डिज़ाइनिंग की कुछ बुक्स ही पढ़ी हैं जिससे मुझे थोड़ा बेसिक नॉलेज है। अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो? यह सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हें पसंद ना करे यह पॉसिबल ही नहीं है। अंतरा ने समझाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि उसे मुझे एकदम शुरुआत से सिखाना पड़ेगा और अगर वो मुझे सिखाने में लग गया तो मेरी वजह से उसका काम डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी कंपनी का काम डिले होगा। इससे बेहतर यह है कि मैं कुछ दिन और खुद से ही सीख लेती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसे जाकर पूछ लूँगी। इससे उसका टाइम बचेगा और किसी का काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, तुम्हें इतना सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतना भी बिजी नहीं रहता। तुम्हें जब भी सीखना होगा वो सिखा देगा। अंतरा ने ज़्यादा बहस नहीं की। ठीक है, फिर कल ही चलते हैं, मैं उसके लिए कोई गिफ्ट खरीद लूँगी। वैसे आपका डिज़ाइनर मेल है या फीमेल? उसे क्या पसंद है? अंतरा का सीरियस एटीट्यूड देखकर मिस्टर शैडो हंस पड़ा। उसने अपना कोट उतारते हुए कहा,
तुम्हें उसे कोई गिफ्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतरा ने मिस्टर सैडो की टाई खोलते हुए कहा, मुझे थोड़ा फॉर्मल बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड की हैसियत से आपके ऑफिस आई तो आपके एम्प्लॉय की अपने बॉस की होने वाली पत्नी को कुछ सिखाने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए मुझे एक स्टूडेंट की तरह आना है और सीखना है। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर सैडो ने कहा, प्रिंसिपल रश्मि शर्मा सही कह रही थी, तुम बहुत होनहार स्टूडेंट हो। मिस्टर सैडो मुस्कुराया, बिल्कुल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुमसे ताल्लुक़ रखने वाले हर एक इंसान को मैं जानता हूँ। इतना कहने के बाद मिस्टर सैडो ने आगे कहा, रश्मि शर्मा को भी तुम्हारे लिए इस बात का हमेशा अफसोस रहा है कि तुम्हें पैसों की तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो इस बात का जिक्र स्कूल के हर एक फंक्शन और पेरेंट टीचर मीटिंग में करती है, ताकि स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप को पढ़ाई की अहमियत समझ आए। अंतरा बैठकर अपने जूते निकालने जा रही थी, लेकिन तुरंत मिस्टर सैडो ज़मीन पर बैठ गया और खुद अंतरा के जूते निकालने लगा। उसके बाद मिस्टर सैडो ने अंतरा को घर के स्लीपर्स पहना दिए और खड़े होकर अचानक से अंतरा को उठा लिया और बेडरूम में लेकर गया। अंदर जाकर मिस्टर सैडो बेड पर बैठा और अंतरा को अपनी गोद में बिठाया और पूछा, तो आज की फिल्म कैसी थी? उसने अंतरा को कसकर अपने हाथों में पकड़ रखा था और दोनों के चेहरे एकदम नज़दीक थे। अंतरा ने जवाब में कहा, फिल्म तो अच्छी ही थी, क्यों, आपको भी देखनी है? मिस्टर सैडो ने मीठा ताना मारते हुए कहा, फिल्म अच्छी थी या फिल्म खत्म होने के बाद जो हुआ वो अच्छा था? यह सुनकर अंतरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है मैंने जो किया वो काफ़ी रिस्की था, लेकिन मैं क्या करती? उस वक्त सिचुएशन ही इतनी डरावनी थी। सुनीता का पति पुलिस में है, वो अपने काम की वजह से अपने परिवार के साथ नहीं आ पाया था। सुनीता के साथ 2 छोटे बच्चे थे, ऊपर से वो दोनों टीनेजर्स इंसानियत भूल गए थे। उन दोनों को सुनीता को इस तरह परेशान करने का कोई हक नहीं था। मिस्टर सैडो ने बनावटी गुस्से के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है तुमने अपनी और हमारे बच्चे की जान खतरे में डालकर ठीक किया? अंतरा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैंने बस यह सोचा कि आपके पास अपने खुद का भी काम है, आप 24 घंटे मेरे साथ नहीं रह सकते। आगे चलकर अगर मुझे ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा तो मुझे तैयार रहना पड़ेगा। और वैसे भी अभी मैं आपको 2 बच्चे देना चाहती हूँ, एक बेटा और एक बेटी। तो कम से कम मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि मैं अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकूं। मिस्टर सैडो ने अंतरा की नाक खींचते हुए कहा, थिएटर में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी तो मेरे सामने आकर क्यों इतनी नरमी से बात कर रही हो? अंतरा ने नखरे दिखाते हुए कहा, मैं ऐसी ही हूँ, जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है मैं उसके साथ बुरी हूँ, और जो मेरे साथ अच्छा है उसके साथ मैं भी अच्छी हूँ। यह सुनते ही मिस्टर सैडो ने अंतरा को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, मतलब मुझे रंग बदलने वाली बीवी मिली है? बुरे लोगों को देखते ही सुपर वुमेन बन जाती है और अपने पति के सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। इसके जवाब में अंतरा ने भी पलटवार किया, अगर आप चाहो तो अभी आपके सामने भी सुपर वुमेन बन सकती हूँ, फिर आप ही तय कर लेना कि आपको मेरा कौन सा रूप पसंद है। मिस्टर सैडो ने अंतरा की आंखों में घूरते हुए कहा, तुम दिन ब दिन तेज तर्रार होती जा रही हो। अंतरा ने भी कह दिया, आप ही ने मुझे बिगाड़ा है। मिस्टर सैडो ने कबूल किया, हाँ, मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा है, और अगर मैं अपनी बीवी को नहीं बिगाड़ूंगा तो और कौन बिगाड़ेगा? मेरे हिसाब से सुपर वुमेन और भीगी बिल्ली दोनों ही रूप अच्छे हैं, मुझे दोनों पसंद हैं। अगर तुम चाहो तो आज हम बेड पर यह दोनों स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। यह सुनते ही अंतरा ने अपना सर पीट लिया। दुनिया के लिए तो मिस्टर सैडो एक गंभीर और दबंग इंसान था, लेकिन जब वो अंतरा के साथ अकेले में होता था तो बेशर्म हो जाता था और बेकार की बातें करने लगता था। अंतरा ने टॉपिक बदलते हुए कहा, हम अपने मुद्दे से तो भटक ही गए, मैं आपकी कंपनी के डिज़ाइनर के बारे में पूछ रही थी, वो कौन है? कम से कम मुझे उसका नाम तो बताइए, मैं लिंक्डइन पर उसकी प्रोफाइल चेक कर लूँगी। अंतरा की बात सुनते ही मिस्टर सैडो ने अपना सर झुकाकर अंतरा के गले पर अपने होंठ रख दिए। उसने बिना कोई जवाब दिए अंतरा के गले पर किस करना शुरू कर दिया। अंतरा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो, रुको। मिस्टर सैडो ने बिना रुके ही कह दिया कि वो नहीं रुक सकता।
यह कहते हुए उसके होंठ अंतरा के होंठों पर आ चुके थे। अंतरा ने मिस्टर शैडो के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खुद से अलग किया और कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जिस डिज़ाइनर को आपने काम पर रखा है वो कोई ऐसा वैसा तो नहीं हो सकता, है ना? महेश दीक्षित की बराबरी में उसकी कैसी रेपुटेशन है? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने बताया, यह तो कहना मुश्किल है। यह बात अंतरा को समझ नहीं आई। उसने मिस्टर शैडो से उसकी बात का मतलब पूछा। मिस्टर शैडो ने कहा, उस आदमी को अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने मन ही मन उस डिज़ाइनर की सराहना की। जो आदमी अपने फ्यूचर और शोहरत की फ़िक्र किए बिना काम करता है वो ही काबिल बनता है। मिस्टर शैडो ने अंतरा के ख्याल जान लिए और पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि वो काबिल है? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, बिल्कुल, मैं उसके स्किल्स सीखना चाहती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे जीनियस लोगों का मिजाज अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। अगर किसी के स्किल सीखने हो तो आपको उसके सामने अपना सर झुका कर रहना पड़ता है, इसलिए मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। मैं आपका नाम खराब नहीं होने दूंगी। मिस्टर शैडो ने हंसते हुए कहा, तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने सवालिया नज़र से मिस्टर शैडो की तरफ देखा। मिस्टर शैडो ने कहा, अपने होने वाले पति से सीखो, तुम्हें किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी अंतरा मिस्टर शैडो की बातों से कंफ्यूज थी। अचानक मिस्टर शैडो ने अंतरा को उठा लिया और कहा, फिलहाल बाकी सब फिक्र छोड़ो, तुम्हें नहलाने में तुम्हारा हबी कितना काबिल है यह देखो। यह कहते हुए मिस्टर शैडो अंतरा को बाथरूम में लेकर गया। बहुत लंबे वक्त के बाद दोनों बाथरूम से बाहर आए। अंतरा इतनी थक चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। हालांकि फिर भी मिस्टर शैडो अंतरा को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अंतरा को बेड पर लेटाया और उसके पास में लेट गया। आजकल मिस्टर शैडो की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। अंतरा इन सब के लिए तैयार नहीं थी। नींद में भी अंतरा पर मिस्टर शैडो हमले कर रहा था। वह पूरी रात सो नहीं पाई थी। अगले दिन सुबह दोनों को उठने में देर हो गई थी। ऑफिस जाते वक्त अंतरा कार में पूरे रास्ते सोती रही। ऑफिस के अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचने के बाद गहरी नींद में सोई हुई अंतरा को मिस्टर शैडो ने जगाया, लेकिन अंतरा को उठने का मन नहीं कर रहा था। मिस्टर शैडो ने अंतरा के कान के पास जाकर फुसफुसाया, ठीक है, फिर मैं तुम्हें उठाकर ऊपर ले चलता हूँ। यह सुनते ही अंतरा की आंखें खुल गई और एक झटके में वो सीधी हो गई। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चल रही हूँ। अंतरा को घबराया देखकर मिस्टर शैडो हंस पड़ा। उसके बाद वो लोग गाड़ी से उतरकर लिफ्ट की तरफ गए। लिफ्ट में भी अंतरा ने मिस्टर शैडो से दूरी बनाकर रखी थी, क्योंकि अंतरा को पता था कि मिस्टर शैडो का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता था। जब वो लोग अकेले होते थे तब की बात अलग थी, लेकिन दुनिया के सामने मिस्टर शैडो कोई ऊट पटांग हरकतें करे यह अंतरा को हरगिज़ मंजूर नहीं था। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब मिस्टर शैडो ने अंतरा को पुकारा। यह सुनते ही अंतरा सतर्क हो गई और उसने कह दिया, जो भी कहना है वहीं से कहना, हम लिफ्ट में हैं और यहाँ भी सीसीटीवी लगा हुआ है। अंतरा के चेहरे के गंभीर हाव भाव देखकर मिस्टर शैडो को हंसी आ रही थी। उसने अंतरा को छेड़ते हुए कहा, लेकिन मैंने तो मास्क पहना हुआ है। अंतरा को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था। उसने कहा, आपके एम्प्लॉयज़ मास्क में भी आपको पहचान लेंगे। मिस्टर शैडो ने दलील की, मेरे एम्प्लॉयज़ दोपहर को ऑफिस आते हैं। अंतरा ने भी कह दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर कोई ज़्यादा मेहनती है तो वह सुबह भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को जिस बात का डर होता है हकीकत में वही हो जाता है। लिफ्ट पहले माले पर जाकर रुकी और दरवाज़ा खुलते ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अंदर घुस आए। अंतरा चुपचाप पीछे हटकर एक कोने में खड़ी हो गई। एक एम्प्लॉय ने मिस्टर शैडो और अंतरा की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग लेडी बॉस। वो लोग उसे लेडी बॉस बुला रहे थे। यह सुनते ही अंतरा हैरान रह गई। एक दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, हैरान मत होइए मैम, हम सब आपको जानते हैं। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, लेकिन कैसे? उसमें से एक ने हंसते हुए कहा, आप तो इंटरनेट पर ट्रेंडिंग लिस्ट में थे और फेमस सिंगर आकर छाबरा की खूबसूरत मेकअप आर्टिस्ट को कौन नहीं जानता। हमारे ऑफिस में काफ़ी सारे लोग आपके फ़ैन हैं। बहुत लोगों ने तो आपकी फ़ोटो भी अपने डेस्क के सॉफ्ट बोर्ड पर लगा रखी थी, लेकिन डेविड की नज़र पड़ते ही उसने यह कहकर निकलवा दिए
कि अगर बॉस को पता चला तो हमें काम से निकाल देंगे। यह सुनकर अंतरा अवाक रह गई। वो तो भूल भी गई थी कि उसका नाम और फोटो इंटरनेट पर वायरल हुए थे, लेकिन लोग अभी तक उसे नहीं भूले थे। एक एम्प्लॉय ने हंसते हुए कहा, एक बार किसी ने आपका फोटो देखा तो वो आपका चेहरा कैसे भूल सकता है मैम। एक लड़के ने कहा, हमें पता है आप आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। यह सुनकर अंतरा चौंक गई। अंतरा कुछ बोल सके उससे पहले ही एक दूसरे एम्प्लॉय ने उस लड़के को टपली मारते हुए कहा, तू पागल है क्या? आमतौर पर बॉस खुद ज़्यादा ऑफिस नहीं आते हैं, तो मैडम क्यों ऑफिस ज्वाइन करेंगी? आज बॉस शायद मैडम को ऑफिस दिखाने लाए होंगे। एक लड़के ने कहा, चलो अच्छा है, अब जब मैडम आ गई हैं तो हम सिंगल लोगों को कम से कम गर्लफ्रेंड तो मिलेगी। यह सुनते ही मिस्टर शैडो ने उन लोगों को ताना मारा, तुम लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम लोगों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने दे रहा। मिस्टर शैडो की बात सुनकर सब ने कहा, नहीं नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कंपनी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसके बदले में आप हमें सैलरी भी अच्छी दे रहे हो। हमें बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो बस यह कह रहे हैं कि आपने कभी इस मामले में हमारी हेल्प नहीं की। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराकर कहा, यह सब प्रॉब्लम्स मेरे पास मत लेकर आओ, अपनी मैडम से जाकर बात करो। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा उसे घूरने लगी। वह कोई डेटिंग ऐप नहीं थी जो लोगों को लड़कियों से मिलवाए। यह सब बातें चल रही थी तब तक लिफ्ट रुकी और दरवाज़ा खुला। बच्चे जैसी शक्ल वाला एक एम्प्लॉई अंतरा को लिफ्ट से बाहर ले गया और कहा, हाय मैडम, मेरा नाम संजीव मेहता है। मैं आपको हमारा डिज़ाइन डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। उसके बाद हम गर्लफ्रेंड कैसे ढूंढी जाए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अंतरा ने पीछे मुड़कर मिस्टर शैडो को देखा। मिस्टर शैडो ने अपने एम्प्लॉयज़ को चेतावनी दी, तुम लोग अंतरा का ध्यान रखना, वो प्रेग्नेंट है, और तुम लोगों का हो जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। संजीव ने मिस्टर शैडो को भरोसा देते हुए कहा, फिक्र मत करो बॉस, मैं मैडम का पूरी तरह ख्याल रखूंगा और खुद आपके पास छोड़कर जाऊंगा। उसके बाद दरवाजे बंद हो गए और लिफ्ट मिस्टर शैडो को लेकर और ऊपर चली गई। मिस्टर शैडो इतने लोगों के बीच उसे अकेला छोड़कर चला गया था। यह देखकर अंतरा की बोलती ही बंद हो गई थी। संजीव की आवाज़ ने अंतरा को अपने ख्यालों से बाहर निकाला। मैडम आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। अंतरा ने उसे रोका। थैंक यू, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे प्यास नहीं है। क्या आप लोग आमतौर पर उनसे इस तरह ही बात करते हैं? उन लोगों की बातें सुनकर अंतरा को ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बॉस और उनके एम्प्लॉय बातें कर रहे हैं, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ मिस्टर शैडो से एक दोस्त की तरह बातें कर रहे थे। यह सब देखकर अंतरा थोड़ा हैरान हुई। अंतरा को जवाब देते हुए संजीव ने कहा, हाँ, दरअसल हमने बॉस की कंपनी में ही अपने करियर की शुरुआत की है और बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने आज तक कभी भी हम पर गुस्सा नहीं किया, हालांकि वो हमसे कम मिलते हैं। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई और कहा, आई होप कि मेरे यहाँ होने से आप सबका काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। इसके जवाब में संजीव ने हंसते हुए बताया, अरे मैडम, यहाँ सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं। बाकी कंपनीज की तरह हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं है। कोई दोपहर को आता है, कोई शाम को। अभी हम काम करने के लिए ऑफिस थोड़ी आए हैं। यह सुनकर अंतरा कंफ्यूज हो गई। काम करने ऑफिस नहीं आए तो फिर किस लिए आए हो? संजीव ने कहा, हम तो आपसे मिलने आए थे। डेविड ने आज सुबह ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला था कि बॉस आज आपको ऑफिस लाने वाले हैं। हर कोई यहाँ आपसे मिलने आया है। संजीव की बात सुनकर अंतरा शर्मिंदा हो गई। उसके बाद संजीव अंतरा को बाकी लोगों से मिलवा रहा था और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं यह बता रहा था। अंतरा ने संजीव से पूछा, वैसे आप कौन से डिपार्टमेंट में हो? जवाब में संजीव ने कहा, वैसे तो मैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ, लेकिन साथ में कंस्ट्रक्शन का काम भी सुपरवाइज करता हूँ। यह सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर अचानक से कहा, सॉरी, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी उम्र क्या है? संजीव ने बताया, दरअसल मैं बॉस की एज का ही हूँ, हालांकि मुझे देखकर कोई कह नहीं सकता कि मैं इतना बड़ा हूँ। हा हा हा। संजीव के यह बोलते ही उसके बगल में खड़े आदमी ने तुरंत ताना मारा, तुझे शर्म आनी चाहिए, कुछ ही टाइम में बॉस की शादी है और बच्चा भी बहुत जल्द होने वाला है। तू बॉस की उम्र का है फिर भी अभी तक सिंगल है।
यह सुनते ही संजीव ने उसकी गर्दन पकड़ी और अपने दांत पीस कर कहा, बंदर, मैं तेरा सीनियर हूँ, इसलिए सोच समझ कर बात कर, समझा। उस आदमी ने संजीव से माफ़ी मांगी। अरे माफ़ कर दे यार, गलती हो गई। हालांकि संजीव ने अपनी बात जारी रखी। साले, अब देख, तुझे इतना काम दूंगा ना कि घर ही नहीं जा पाएगा। उस आदमी ने कहा, अरे भाई, मजाक कर रहा था, तू भी क्या सब दिल पर ले रहा है। संजीव ने उसे धक्का देते हुए कहा, दफा हो जा यहाँ से, मैं तेरा भाई नहीं हूँ। मेरा अपना भाई है, वह भी जुड़वा। हालांकि वह मेरे जितना हैंडसम नहीं है, फिर भी तेरे से तो ज़्यादा ही हैंडसम है, साले बंदर। यह सब देखकर अंतरा हंसने लगी और संजीव से पूछा, आप इसे बंदर क्यों कह रहे हो। संजीव ने जवाब में बताया, वैसे तो इसका नाम निशांत है, लेकिन इसकी हरकतें बंदरों वाली हैं, इसलिए हम इसे बंदर कहते हैं। निशांत ने अंतरा से शिकायत की, मैडम, आपने देखा ना ऑफिस में किस तरह से मेरा शोषण हो रहा है। मेरा नाम बिगाड़ने तक को बात ठीक था, लेकिन आज मेरे सीनियर ने मुझ पर हाथ उठाया है। संजीव ने अपना पैर उठाया और निशांत के पीछे लात मारते हुए कहा, हाथ क्या, यह ले, पैर भी उठाऊंगा। उसके बाद निशांत वहां से भागने लगा और दौड़ते दौड़ते चिल्लाया, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। यह देखकर सब लोग हंस पड़े। अंतरा भी खुद को रोक नहीं पाई। उसे पहले से पता था कि मिस्टर सैडो की कंपनी में सारे यंगस्टर्स काम करते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऑफिस का माहौल इतना हल्का फुल्का होगा। अंतरा को ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऑफिस नहीं बल्कि स्कूल या कॉलेज में आ गई हो, जहाँ स्टूडेंट्स मौज मस्ती करते हैं। अंतरा ने जब से संजीव को देखा था तब से उसे ऐसा लग रहा था कि वो संजीव से पहले कहीं मिल चुकी है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कहाँ। लेकिन जब संजीव ने यह बताया कि उसका जुड़वा भाई है, जब अंतरा को थोड़ा अंदाजा आया कि उसे संजीव देखा देखा सा क्यों लग रहा था, उसने संजीव से पूछा, क्या आपका भाई भी यहीं पर काम करता है। संजीव ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, नहीं मैडम, मेरे भाई की अभी पढ़ाई चल रही है, मेरा मतलब पीएचडी कर रहा है। जब वह कॉलेज में था तब वह स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चला गया था। वह एक फेमस गार्डन और आर्किटेक्चर डिज़ाइनर के अंडर काम सीख रहा है। संजीव की बात सुनकर अंतरा ने तारीफ करते हुए कहा, क्या बात है, आप दोनों भाई काफ़ी टैलेंटेड लगते हो। यह सुनकर संजीव हंस पड़ा। अरे कहाँ मैडम, मैं तो बहुत डफर था, जो भी सीखा हूँ बॉस से सीखा हूँ। अंतरा ने संजीव से पूछा, लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपको उनसे मिलने का मौका बहुत कम मिलता है। संजीव ने समझाते हुए कहा, हर बार जब मैं कोई ब्लूप्रिंट बनाता था तो बॉस उसे चेक करने के बाद मुझे कुछ नोट्स देते थे। इस तरह मैंने धीरे धीरे इसे सीखा। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने भाई जितनी पढ़ाई क्यों नहीं की। वह जिस डिज़ाइनर के अंडर काम कर रहा है वह हमारी इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। ज़्यादातर लोग उन्हें मास्टर दीक्षित कहते हैं। यह सुनते ही अंतरा की भौहें तन गई। मास्टर दीक्षित, संजीव ने कहा, जी दरअसल उनका नाम महेश दीक्षित है। उन्होंने डेब्यू करते ही बिल्डिंग स्टडीज़ में फर्स्ट प्राइज जीता था। उनकी डिज़ाइन सच में कमाल था, लेकिन उसके बाद मिस्टर दीक्षित उस तरह की डिज़ाइन कभी नहीं बना पाए। उनके बाकी डिज़ाइन बहुत ही कॉमन थे, लेकिन उनके अवार्ड विनिंग डिज़ाइन की वजह से मैं उनकी सराहना करता हूँ। यह सुनकर अंतरा ने मन ही मन कहा, जिस डिज़ाइन ने फर्स्ट प्राइज जीता था वह महेश का पहला नहीं, मेरी माँ का आखिरी काम था। किसी और की चीज़ें चुरा कर खुद की बताना उसे ढोंग कहते हैं। हालांकि यह बात अंतरा अभी किसी को बता नहीं सकती थी, लेकिन एक न एक दिन वो महेश की असलियत दुनिया के सामने ज़रूर लाकर रहेगी। अब अंतरा को यह भी याद आ गया था कि जिस दिन महेश होटल सहारा उससे मिलने आया था तब उसके साथ एक आदमी था। वो उसे छोटी बहन बोल रहा था। वही संजीव का भाई होना चाहिए। हालांकि दोनों के चेहरे उतने नहीं मिलते थे जितने जुड़वा भाइयों के मिलने चाहिए। संजीव का चेहरा एक बच्चे जैसा था। वह गोल था और उसकी स्किन काफ़ी अच्छी थी। उसने काले फ्रेम का चश्मा पहन रखा था और जवान दिखता था। संजीव हमेशा मुस्कुराता रहता था। दूसरी तरफ उसका भाई चालाक और घमंडी लगता था। उसका स्वभाव महेश दीक्षित से काफ़ी मिलता जुलता था, तभी शायद वो उसका असिस्टेंट बना होगा। अंतरा यह सब सोच रही थी तब संजीव ने कहा, वैसे मैडम, आज कंपनी में दोपहर को पार्ट टाइम जॉब इंटरव्यू के लिए कुछ स्टूडेंट्स आने वाले हैं। क्या आप भी हमारे साथ इंटरव्यू लेंगी। यह सुनकर अंतरा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे डिज़ाइनिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और मैनेजमेंट का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
संजीव ने अंतरा को समझाया। हाँ लेकिन मैडम वो स्टूडेंट्स भी तो फ्रेशर्स हैं, और वैसे भी हम उन्हें किसी खास स्किल के लिए हायर नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए रखा जाता है। यह सब जानने के बाद भी अंतरा को लग रहा था कि उसे इस तरह से किसी का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। उसके बाद संजीव उसे बाकी के डिपार्टमेंट्स दिखा रहा था और यही सब करते करते इंटरव्यू का टाइम हो गया। अंतरा तैयार नहीं थी, फिर भी संजीव उसे मीटिंग रूम में लेकर गया। संजीव और अंतरा के आने के बाद निशांत भी वहां आया और अपनी जगह पर बैठ गया। संजीव ने धीरे से अंतरा को बताया, मैडम मैं निशांत को भले ही बंदर बुलाता हूँ, लेकिन वो काम बहुत अच्छा करता है। मैं उससे सीनियर हूँ, फिर भी बॉस उसे मुझसे भी ज़्यादा सैलरी देते हैं। हालांकि मुझे उसे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। संजीव ने आगे कहा, मैंने सुना है कि आप भी डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप निशांत से सीख सकते हो, वो काफ़ी क्रिएटिव है। यह सुनकर अंतरा ने हामी भरी। संजीव ने खुश होते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैडम इतनी डाउन टू अर्थ होंगी। मुझे तो लगता था कि खूबसूरत औरतें बहुत घमंडी होती हैं। निशांत ने संजीव की तरफ देखकर उसे चेतावनी दी, देख भाई तू मैडम के साथ कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा है। मैडम से दूर रह, नहीं तो बॉस तुझे छत से नीचे फेंक देंगे, और मैं तो तेरी लाश उठाने के लिए भी नहीं आऊँगा, याद रख। यह सुनते ही संजीव ने टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाकर निशांत पर फेंकी और कहा, चल साले मेरे दुश्मन, और तू अपने काम पर ध्यान दे। इंटरव्यू के सवाल तैयार हैं? इसके जवाब में निशांत ने हाथ फैलाए और कहा, अरे इंटर्न्स को क्या सवाल करने हैं तुझे? बच्चों की जान लेगा क्या? हमें बस यह देखना है कि सामने वाला मेहनती है या नहीं, है ना मैडम? निशांत की बात सुनकर अंतरा सिर्फ मुस्कुराई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल वह एक बेकार बॉस थी। उसे सच में नहीं पता था कि उसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछना चाहिए। निशांत ने हंसते हुए कहा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? आज तो मैडम साथ बैठी हैं, वो जिसे बोलेंगी हम उसी को हायर करेंगे। निशांत के यह बोलते ही फ्रंट डेस्क वाली लड़की स्टूडेंट्स के रिज्यूम लेकर आई। टोटल 14 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी सिर्फ 3 लोगों को हायर करने वाली थी। फ्रंट डेस्क वाली लड़की ने संजीव को सबके रिज्यूम दिए और कहा, सर सारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं। संजीव ने सबके रिज्यूम पर नज़र घुमाई और फिर उन्हें अंतरा को देते हुए कहा, मैडम आप भी एक बार देख लीजिए। अंतरा ने रिज्यूम्स देखे, उसमें किसी चीज़ पर नज़र पड़ते ही वो चौंक गई।